हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है कई पार्ट्स में, ताकि आप हर एक पार्ट को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.2.2 से, यानी आज हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान से। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का भार। जैसे हर एक चीज़ का अपना एक वजन होता है, अपना एक भार होता है, इसी तरह से परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु का भार क्या होगा, इसी के बारे में आज हम 3.2.2 में समझने वाले हैं। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे और डाल्टन ने ही रासायनिक संयोजन का नियम बताया था। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, यानी कि डाल्टन ने किसके बारे में ज़्यादातर खोजबीन की थी, किसके बारे में ज़्यादातर अपनी जो विचार व्यक्त किए थे वो परमाणु के बारे में थे। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, परमाणु के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा था, परमाणु के सिद्धांत के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा था, तो उसमें सबसे जो विशिष्ट संकल्पना थी, यानी कि जो उन्होंने परमाणु के बारे में सबसे ज़्यादा कल्पना की थी, उसके बारे में सोचा था, वो परमाणु के द्रव्यमान के बारे में उन्होंने सोचा था और अपना विचार भी उन्होंने व्यक्त किया था। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का भार, परमाणु का मास। डाल्टन के अकॉर्डिंग हर एक तत्व, जितने भी तत्व हैं, उनका अपना एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। दुनिया का हर एक तत्व का अपना अलग अलग परमाणु होता है। एक तत्व का अपना अलग परमाणु होता है, दूसरा तत्व का अपना परमाणु होता है, और हर एक परमाणु का अपना एक वजन होता है, अपना एक भार होता है। डाल्टन का सिद्धांत था स्थिर अनुपात का नियम। वो इस नियम को इतनी अच्छी तरह से समझाने में समर्थ थे, वो इतनी अच्छी तरीके से इस नियम को समझाते थे कि वैज्ञानिक इसी से मोटिवेट होकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को मापने की और उन्होंने सोचना शुरू किया। यानी कि डाल्टन ने किसके बारे में बताया था? रासायनिक संयोजन के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रासायनिक संयोजन क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा तत्व आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो जो ये घटना है, जो दो या दो से ज़्यादा तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ये जो घटना होती है नए पदार्थ बनने की, उसी को रासायनिक संयोजन कहा जाता है। अब रासायनिक संयोजन का उन्होंने 2 नियम बताया था। पहला नियम बताया था कि नए पदार्थ बनने से पहले जो तत्वों का द्रव्यमान होगा, नए पदार्थ बनने के बाद भी वही द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान ना तो घटता है और ना तो बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने ये नियम बताया था कि जो भी तत्व आपस में मिलते हैं और रासायनिक क्रिया होती है और एक नया पदार्थ जब बनता है, तो हमेशा ही एक तत्व का जो अनुपात होगा, दूसरे तत्व का जो अनुपात होगा, यह हमेशा ही उसी अनुपात में मिलकर तीसरा पदार्थ वो बनाएंगे। तो ये था उनका दूसरा नियम। चाहे वो तत्व किसी भी सोर्स से मिला हो, वो हमेशा एक ही उसी अनुपात में मिलेंगे और नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये किसका नियम था? ये डाल्टन का नियम था। और डाल्टन का जो ये सिद्धांत था स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम मीन्स कि हमेशा एक ही अनुपात में मिलकर वो नए पदार्थ बनाएंगे। चाहे दो या दो से जो भी ज़्यादा तत्व आपस में जब मिलेंगे, उनका जो भी अनुपात होगा वो हमेशा उसी अनुपात में मिलकर नए पदार्थ बनाएंगे। यही स्थिर अनुपात का नियम है। किसका नियम है? डाल्टन का नियम है। और डाल्टन इसी स्थिर अनुपात को समझाने में इतने अच्छे थे कि वैज्ञानिक इसी अनुपात को लेकर ही सभी वैज्ञानिक परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर उन्होंने सोचना शुरू किया। हालांकि परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको मापना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि लाखों परमाणुओं को जब हम एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हैं, तो लाखों परमाणु आपस में मिलने के बाद मुश्किल से एक कागज़ की शीट की मोटाई वो बना पाते हैं। तो इसका मतलब है कि परमाणु बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अब परमाणु अगर इतने ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनको मापना भी बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे मापने की ओर उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर परमाणु का कितना भार होगा, परमाणु का कितना द्रव्यमान होगा। इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग किया गया। इसी रासायनिक संयोजन का नियम का उपयोग किया गया और जो भी यौगिक उत्पन्न हुआ उसके द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया।
यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान मीन्स कि एक ही चीज़ का पहले द्रव्यमान निकाला गया और इसी के मुकाबले में दूसरे का द्रव्यमान निकाला गया। इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। यहाँ पर हम एक यौगिक का एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक का। कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक क्यों है? क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है। कार्बन एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है और दोनों के मिलने से ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है। प्रायोगिक तौर पर यानी एक्सपेरिमेंट से ये पता किया गया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें 3 ग्राम कार्बन होती है और 4 ग्राम ऑक्सीजन होती है और इनके मिलने से ही, इनके संयोजन से ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनती हैं। अब जब हमें पता चल गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 ग्राम कार्बन होती है और 4 ग्राम ऑक्सीजन होती है और इसी के मिलने से ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ऐसा नहीं है कि 4 ग्राम कार्बन हो जाएगा या 3 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 ग्राम कार्बन हमेशा होता है और 4 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा होता है और इसी के मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो कार्बन है वो अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। यानी कि जो कार्बन है वो क्या है? 3 ग्राम और ऑक्सीजन क्या है? 4 ग्राम। तो कौन ज़्यादा है? ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इस तरह से जो कार्बन है वो अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है वो कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो कार्बन परमाणु को 1.0 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर जो कार्बन है अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ जो डिवाइड करने पर जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा 1.33 इस तरह से करके। तो जो भी कार्बन परमाणु है उसको हमने क्या माना? 1.0 यूनिट और ऑक्सीजन जो परमाणु निकल कर आया वो क्या है? ऑक्सीजन परमाणु जो द्रव्यमान है वो क्या है? 1.33 यूनिट। यानी कि डिवाइड हमने किया 3 से 4 को और पॉइंट में हमने जब इसे देखा तो इसका आंसर कितना आता है? 1.33। लेकिन जो द्रव्यमान की इकाई है, जो भार की इकाई है, उसको पूर्णांक या पूरी तरह से पूर्णांक में व्यक्त करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के अलग अलग इकाइयों के बारे में उन्होंने विचार व्यक्त किए। अलग अलग तत्वों के परमाणु के अलग अलग द्रव्यमान के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब अलग अलग परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने शुरू में जो ऑक्सीजन है उसके परमाणु के द्रव्यमान को 1/16 भाग के इकाई के रूप में लिया। ऐसा क्यों लिया? इसके 2 कारण बताए गए। पहला कारण ये बताया गया कि ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों के साथ रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने के बाद यौगिक बनाती है। और इसका दूसरा कारण ये बताया गया कि परमाणु द्रव्यमान इकाई के जरिए ज़्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। यानी जितने भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान होंगे वो पूर्णांक में ही मिलते हैं। इसीलिए जो ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसे किस रूप में लिया गया? 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया। इसे ही यूनिट माना गया। 1/16 को ही ऑक्सीजन परमाणु का इकाई माना गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1/16 भाग इकाई के रूप में लिया गया मीन्स कि ऑक्सीजन का एक परमाणु को 16 भागों में बांटा गया और 16 भागों में बांटने के बाद उसके एक भाग को ही इकाई के रूप में लिया गया। हालांकि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटॉप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। यानी कि सभी के जरिए कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में, यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि जो कार्बन था, कार्बन की जो परमाणु थी, एक परमाणु को 12 हिस्सों में बांटा गया और 12 हिस्सों में बांटने के बाद जो एक हिस्सा आया उसी से ही दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को मापा गया था और इसी तरह कार्बन के 1/12 को ही इकाई के रूप में माना गया और इसी 1/12 को इकाई के रूप में मानते हुए दूसरे तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान को
मापा गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। यानी कि कार्बन का एक परमाणु को 12 हिस्सों में बांटा गया और उसके एक हिस्से को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। उसी को यूज करते हुए दूसरे के परमाणु द्रव्यमान को मापते हैं और इसी को ही कहते हैं सापेक्ष। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं एक फल विक्रेता का, जिसके पास कोई मानक भार नहीं है और वो फल बेच रहा है, और वो एक तरबूज लेता है और कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। यानी कि उस तरबूज को 12 हिस्सों में बांटा गया और उसने कहा कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, यानी 12 हिस्से में से एक हिस्सा इसका इकाई है। दुकानदार तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और ये पाता है कि उसके जरिए बेचे जा रहे हर एक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, यानी कि बराबर है। जैसा कि 3.4 में दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरबूज को 12 हिस्सों में बांटा गया और फिर उसका एक हिस्सा लिया गया और इसी एक हिस्से का यूज़ किया गया और इसी के सापेक्ष दूसरे फलों को बेचा गया। तो इस तरह से जो उसके पास मानक भार नहीं था, उसके पास वजन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तरबूज का इस्तेमाल करते हुए उसका एक इकाई को पता करके उसने दूसरे फलों को बेचा और इस तरह से वो फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। यानी कि एक टुकड़े के बराबर वो दूसरे फलों को वजन करता है और उसी के सापेक्ष उसी के बराबर वो बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, यानी कि कोई भी तत्व है उसका जो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, जो इक्वली परमाणु द्रव्यमान है, उस तत्व के परमाणुओं के औसत का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक कोई भी तत्व हो, उसका जो भी परमाणु द्रव्यमान है उसको किसके सापेक्ष परिभाषित किया जाता है? उसको कार्बन 12 के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है। यानी कि कार्बन के एक परमाणु को 12 हिस्सों में बांटकर उसके एक हिस्से से ही दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है। इस तरह से इसे परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, यानी कि कार्बन का परमाणु का एक हिस्से के बराबर हाइड्रोजन का परमाणु होगा। कार्बन का अगर हम परमाणु पता करें, उसका वजन पता करें, उसका द्रव्यमान पता करें तो क्या होगा? तो कार्बन का 12 का 12 हिस्सा ही इज इक्वल टू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होगा, क्योंकि कार्बन का जो एक परमाणु है उसे ही 12 हिस्सों में बांटा गया। अब 12 का 12 ही हम लेंगे तभी तो कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, क्योंकि कार्बन के परमाणु से ही इकाई बनाई गई है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? यानी कि कार्बन का जो एक परमाणु का एक हिस्सा होगा, उस एक हिस्से को अगर 14 बार अगर हम रखेंगे तब नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होगा? 16। क्यों? क्योंकि कार्बन का परमाणु का एक हिस्सा अगर हम 16 बार रखें, एक हिस्से का जो वजन होगा उस एक हिस्से की तरह 16 हिस्सा रखें तब ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान होगा। और इसी तरह से सोडियम का 23 है, यानी कि कार्बन के एक हिस्से के बराबर कार्बन का 23 हिस्सा रखेंगे तो सोडियम के एक परमाणु द्रव्यमान होगा 23। यहाँ मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको याद करना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु किस तरह से अस्तित्व में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ज़्यादातर जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु बनाते हैं और आयन बनाते हैं और ये अणु और आयन बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद वो पदार्थ बनाते हैं और तभी हम उन पदार्थों को देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं। अब बात करते हैं अणु क्या है। पिछले क्लास में हमने जान लिया था कि अणु होता क्या है। अणु क्या होता है? अणु साधारणतया 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। और ये किस तरह से आपस में मिलते हैं? ये रासायनिक बंध द्वारा, यानी कि केमिकल बॉन्ड एक परमाणु
या फिर दूसरे परमाणु के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। वो केमिकल बॉन्ड से ही वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप कह सकते हैं कि उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, एक अट्रैक्शन होता है, जिसके जरिए ही वो आपस में कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। यानी कि अणु को अगर परिभाषित करने की बात किया जाए तो अणु को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। अणु तत्व या यौगिक के उस सबसे छोटे कण को कह सकते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अणु कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा परमाणु के मिलने से ही अणु का निर्माण होता है। परमाणु अस्तित्व में नहीं रहते हैं, वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से रासायनिक बॉन्ड के जरिए यानी कि केमिकल बॉन्ड के जरिए, एक आकर्षण बल के जरिए वो आपस में जुड़े होते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। और अणु स्वतंत्र रूप से रहते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो अणु होता है, वो किसी भी तत्व का जो अणु होता है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। और यही अणु उस यौगिक के सभी गुण धर्म को बताता है। यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। तो जो अणु होगा वो यौगिक के सभी गुण धर्म को बताता है। एक ही तत्व के परमाणु या अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं और मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणु के जरिए बने होते हैं, जैसे आर्गन है, हीलियम है, इस तरह के बहुत सारे तत्व होते हैं। उन तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल सिर्फ एक परमाणु के जरिए ही बने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो अधातु होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, यानी ऑक्सीजन का दो परमाणु जब आपस में मिलता है तो ऑक्सीजन का अणु बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं, O2 कहते हैं। हालांकि सामान्यतः दो के जगह पर अगर तीन ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में यूज होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, यानी कि जितने भी परमाणु की संख्या होगी उसे ही अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी कि एक अणु में जितने परमाणु होंगे, जितने परमाणु की संख्या होगी, इसे ही अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं और कुछ दूसरे तत्व के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, उनकी बनावट सरल नहीं होती, लेकिन उनके अणुओं में असीमित परमाणु यानी बहुत सारे परमाणु आपस में बंधे होते हैं। कुछ तत्वों की परमाणुकता यहाँ दी गई है। तत्वों के प्रकार क्या है, अधातु। नाम क्या है, ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, एक अधातु है और इसके अणुओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक, इसलिए यह है एक परमाणु। हीलियम में के अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक, इसलिए यह है एक परमाणु। ऑक्सीजन के अणु में दो परमाणु होते हैं, इसलिए ये है द्विपरमाणु। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर के बारे में लिखा गया है। सल्फर के अणु में कितने परमाणु होते हैं, बहुपरमाणु, यानी बहुत सारे परमाणु होते हैं। फास्फोरस की बात करें तो चतुर्परमाणु यानी चार परमाणु होते हैं। इसी तरह से धातु की बात करें, जैसे कि सोडियम एक धातु है, इसके अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक परमाणु, इसलिए ये एक परमाणुक है। आयरन के अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक, इसलिए एक परमाणुक है। एल्यूमिनियम के अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक, इसलिए एक परमाणुक है। इसी तरह से कॉपर के अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक, इसलिए एक परमाणुक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिकों के अणु के बारे में। तत्व क्या होते हैं, ये प्योर फॉर्म में होते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं, तत्वों के मिलने से यौगिक बनते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यौगिक के। यौगिक मीन्स जो तत्वों के मिलने से बनता हो। जल क्या है, एक यौगिक है और जल किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व के मिलने से बनता है और इनका द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, 1:8। अमोनिया एक यौगिक है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है और इनका द्रव्यमान अनुपात कितना है, 14:3। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है और इनका द्रव्यमान अनुपात कितना है, 3:8। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे।
जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जल किससे बनता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? 8। पानी के परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हमें परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। इसी तरह से हम द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 1 और द्रव्यमान अनुपात ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 1/2 और 1/2 में जब हम 2 से 1 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.5 और इसी 0.5 से फिर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 2 और उसी 0.5 से जब हम 0.5 को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 1। इस तरह से हम पानी के परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयन क्या होता है। धातु और अधातु, धातु यानी मेटल और अधातु मीन्स नॉन मेटल। धातु और अधातु से जो यौगिक बनते हैं उनमें आवेशित कण होते हैं। मीन्स कि परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जिसे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो आवेशित कण होते हैं इन्हें ही आयन कहा जाता है। यानी कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लेना, ये क्या है? इसे ही कहते हैं आवेशित कण और इसे ही आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है, यानी कि ग्रुप होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसे कहते हैं धन आवेशित आयन और जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उसे कहते हैं ऋण आवेशित आयन। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सोडियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका होता है NaCl। इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ होता है तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- होता है। संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं, यानी Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। यहाँ कुछ आयनिक यौगिक दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। इसके संघटक तत्व हैं कैल्शियम एवं ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान अनुपात होता है 5:2। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फाइड। इसका संघटक तत्व है मैग्नीशियम एवं सल्फर। इसका द्रव्यमान अनुपात होता है 3:4। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। इसका संघटक तत्व है सोडियम एवं क्लोरीन। इसका द्रव्यमान अनुपात होता है 23:35.5। नेक्स्ट चैप्टर में हम आयन के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखना। अलग अलग यौगिकों के रासायनिक सूत्र इजीली लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। इनके बारे में पता होनी चाहिए, तभी हम किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को इजीली लिख सकते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति, यानी कि जिसे हम क्षमता कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी कि कौन सा तत्व कितना पावरफुल है जिससे कि वो किसी दूसरे तत्व से संयोजन करता है, उसके साथ जुड़ता है, इसे ही संयोजकता कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस तरह से जुड़ते हैं, किस तरह से क्रिया करते हैं, किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं और एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको पता करने के लिए संयोजकता का यूज़ किया जाता है। यानी कि किसी तत्व की वो क्षमता, वो ताकत जिससे कि वो दूसरे तत्व के साथ बॉन्डिंग बनाती है, उसे ही संयोजकता कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स में कुछ सामान्य सरल और बहुपरमाणुक आयन के बारे में दिया गया है। आप इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसे याद कीजिएगा तभी आप इजीली यौगिकों के रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करके रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। पहला क्या है? आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। यानी कि जो आयन की संयोजकता होगी या आवेश होगा वो संतुलित होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के मिलने से बनता है तो धातु के नाम या उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड में Ca पहले लिखा है और O बाद में लिखा गया है। सोडियम क्लोराइड में Na पहले लिखा गया है क्योंकि ये धातु है और इसके बाद Cl लिखा गया है। इसी तरह से आयरन सल्फाइड में Fe पहले लिखा गया है, फिर S लिखा गया है। कॉपर ऑक्साइड में Cu पहले लिखा गया है, इसके बाद O लिखा गया है। इसी तरह से बाकी के यौगिक को हम लिख सकते हैं, इसके रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा
निर्मित यौगिकों में, यानी कि ऐसे आयन जो बहुपरमाणुक है और उनके जरिए बने हुए यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को ब्रैकेट में लिखकर आयनों की संख्या को ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए MgOH2, यहाँ पर जो संख्या है वो ब्रैकेट के बाहर लिखी गई है। अगर बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए NaOH, यहाँ पर संख्या कितनी है, यहाँ पर संख्या है, बहुपरमाणु आयन की संख्या है 1, इसलिए इसे लिखने के लिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सरल यौगिकों के सूत्र। दो अलग अलग तरह के तत्व जब आपस में मिलते हैं तो सरलतम यौगिक बनते हैं, जिसे द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयन की संयोजकताएं दी गई हैं, इसका इस्तेमाल करके हम यौगिकों के सूत्र को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आणविक यौगिक। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय सबसे पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखते हैं और उसके नीचे संयोजकताएं लिखते हैं। इसे हम उदाहरण के जरिए भी समझेंगे। इसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अनुसूत्र लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हम कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H और क्लोराइड का क्या होता है Cl। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1 और क्लोराइड की कितनी होती है 1। अब हम इसे क्रॉस करेंगे, इस तरह से हमें क्या मिलता है H का 1 और Cl का 1। इस तरह से हम सूत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। हाइड्रोजन का H और सल्फाइड का S। H का संयोजकता कितनी है 1 और सल्फाइड की संयोजकता कितनी है 2। इस तरह से H को हम क्रॉस करेंगे 2 से और S को क्रॉस करेंगे 1 से। इस तरह से हमारा जो सूत्र बनकर तैयार हुआ वो क्या है H2S। नेक्स्ट हम इसी तरह से देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र। जब हम इसे लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो इसके सबसे पहले प्रतीक को लिखते हैं, फिर इसके नीचे इसकी संयोजकता को लिखते हैं और फिर क्रॉस करते हैं। इस तरह से हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या मिलता है CCl4। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पता करने के लिए हम धनायन का संकेत लिखते हैं Mg2 प्लस लिखते हैं, इसके बाद ऋणायन क्लोराइड Cl माइनस लिखते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद इनके आवेशों को आड़ा तिरछा यानी क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हमने कैसे लिखा। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है Mg, और क्लोराइड का सिंबल क्या है Cl। इसी तरह से Mg का आवेश क्या है 2+ और Cl का आवेश कितना है 1-। Mg को क्रॉस करते हैं -1 से, यहाँ हो जाएगा Mg, और क्लोराइड को क्रॉस करेंगे 2+ से, इसलिए क्लोराइड का सिंबल लिखने के बाद 2 को हम क्लोराइड के नीचे लिख देंगे। इस तरह से हमारा जो सूत्र है वो क्या है MgCl2। इस तरह से अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र अगर बनाएं, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है Al और ऑक्साइड का होता है O। Al का आवेश होता है 3+ और O का आवेश होता है 2-। इस तरह से जब हम क्रॉस करते हैं हमें सूत्र क्या मिलता है Al2O3। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र भी हम बना सकते हैं और बहुत सारे सूत्र का निर्माण हम कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन आपको हर एक का प्रतीक याद होना चाहिए, उसके आवेश याद होना चाहिए, संयोजकता याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी सूत्र को आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम का सिंबल होता है, प्रतीक होता है Na और कार्बोनेट का होता है CO3। इस तरह से सोडियम का जो आवेश है वो है 1+ और कार्बोनेट का होता है 2-। और इस तरह से जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। आप इसी तरह से बहुत सारे सूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अनुभाग 3.2.2 में हमने परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा के बारे में पढ़ा है। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस तरह ये परमाणु का वो सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। इसे समझने के लिए हम जल और नाइट्रिक अम्ल का एग्जाम्पल लेंगे। जल किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। इसी तरह जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं, इनका द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर जो 2 लिखा है वो क्या है, वो हाइड्रोजन का परमाणु है और इसे हम
मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान से। इसके बाद हम प्लस क्या करते हैं ऑक्सीजन का एक परमाणु से, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान से। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 18U। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1U। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16U। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। इस तरह से जब हम हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर ऑक्सीजन के परमाणु को ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर और नाइट्रोजन के परमाणु को नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम इसे ऐड करते हैं इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर होता है 63U। नेक्स्ट है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक यानी कि पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस तरह से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड, इकाई सूत्र क्या है? NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।